तो नमस्कार साथियों, आज हम हाँ। बात करने वाले हैं कोरोना और उसके साथ में पॉलिटिक्स के ऊपर कि कोरोना और पॉलिटिक्स क्या है। तो अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, हमने जो अपना टॉपिक रखा है वो रखा है कि कोरोना और पॉलिटिक्स। तो क्या वाकई आपको ऐसा लगता है कि कोरोना जो है वो राजनीति का, पॉलिटिक्स का शिकार हो गया है? देखिए, बिल्कुल सही बात कही आपने कि जिस अगर पिछले हम देखें पिछले साल कोरोना हुआ, ठीक है, सभी को पता था, पूरी दुनिया में मामले आ रहे थे, लेकिन अगर हम गलती को देख के उसमें सुधार नहीं करते तो वो कहीं ना कहीं हमारा फेलियर हो सकता है। क्योंकि आप बाकी देशों के आंकड़े उठाकर देखिए। अगर मैं 2020 के 19 के 2019 के कोविड-19, क्योंकि तब बोला गया था, अगर 2019 के मैं आंकड़े उठाकर आपको बताऊं, लगातार मामले, आंकड़े लगातार मौतों के वहां पे बढ़ते चले गए थे। अगर हम 2019 की बात करें, भारत में मौत के आंकड़े कम थे और शुरुआत में भारत में कोरोना के संक्रमित मामले भी कम थे, जबकि इतना बड़ा देश था। तब हम ये सोच रहे थे कि शायद मोदी जी ने बेहतर किया है, जल्दी रोक दिया है, रोकथाम किया है, और इतनी क्षति लोगों की नहीं हुई थी अगर हम पिछले साल की बात करें, 2019 की बात करें। लेकिन 2021 आते आते जब अब कोरोना के मामले बढ़े हैं, उसमें अब नजर आ रहा है कि भारत का कहीं ना कहीं फेलियर रहा है कोरोना के मामले में, कोरोना को रोकने के मामले में। क्योंकि सबसे बड़ी बात देखिए, जब कोरोना शुरुआत हुई तब सभी को पता था, सभी देशों को पता था, पूरी दुनिया को पता था कि इसका दूसरा लहर भी आएगी, और मैं अभी बता रहा हूं इसकी तीसरी लहर भी आएगी, इसकी तीसरी लहर भी आएगी। दूसरी लहर तो है, तीसरी लहर भी आएगी। तो दूसरी लहर के पहले, जब पहली लहर इसकी कोरोना की आई थी, पूरी दुनिया में आई थी, तब सभी देशों ने इससे निपटने के उपाय खोज लिए थे। आज मैं बता रहा हूं, भारत का दोस्त देश है इजराइल। इजराइल में बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं, मार्केट खुली हुई है, बाजार खुले हुए हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और इजराइल ने अपने देश को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया है। तो भारत क्यों नहीं कर पाया? भारत क्यों नहीं कर पाया? भारत के पास वो ताकत भी है, इजराइल जैसा दोस्त भी है, इजराइल से सपोर्ट मांगते हैं, इजराइल से मदद मांगते हैं। उन्होंने क्या तकनीक अपनाई है, क्या टेक्नोलॉजी अपनाई है, वो चीजें उनको पूछनी चाहिए थी भारत सरकार को, लेकिन कहीं ना कहीं फेलियर रहा। बात अब अगर मैं आज की करूं तो आप देखिए, दुनिया में जब से कोरोना फैला है तब से किसी भी देश में चुनाव नहीं हुए हैं, किसी भी देश में चुनाव नहीं हुए हैं। लेकिन भारत का देखिए, भारत में बिहार चुनाव में धकेल दिया गया, बंगाल चुनाव में धकेल दिया गया, 5 राज्यों में चुनाव अभी हुए हैं, यूपी को पंचायत चुनाव में धकेल दिया गया है। उसके बाद में कुंभ हो जाता है। कुंभ देखिए, पूरे भारत हिंदुस्तान के लोग आते हैं, कुंभ हो जाता है, और कुंभ में बीजेपी के नेता बोलते हैं कि गंगा जी नहाइए और कोरोना भगाइए। तो मैं ये सवाल खड़े करना चाहता हूं कि जब आपको पता था कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और देश नहीं संभल पाएंगे, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, पॉपुलेशन के मामले में, जनसंख्या के मामले में अगर मैं करूं बात, तो भारत बहुत बड़ा देश, अगर एक बार हाथ से बात निकल गई तो संभालना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये पता था भारत सरकार को। लेकिन कहीं ना कहीं रोकने में नाकामयाब रही। वोटों की राजनीति के पीछे, जैसे आपने अभी बताया अंशुल, कि चुनाव के को देखते हुए कहीं ना कहीं कोरोना को क्या हम छोड़ चुके हैं, तो बिल्कुल सही कहा आपने। वोटों के लिए, एक राज्य को हथियाने के लिए मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं नजरअंदाजी की गई है कोरोना से, ये बात बिल्कुल सही है, और इसके खामियाजा अभी भुगतना पड़ेगा। अभी जो रिपोर्ट हाल ही में आई है, मैं पढ़ रहा था एक रिपोर्ट में कि बंगाल कोरोना के बम पे बैठा हुआ है। अब जब रिपोर्ट सामने आएंगी, अभी तो वहां के चुनाव नतीजे सामने आए हैं, ममता बनर्जी की सरकार वहां बन चुकी है, लेकिन जब अब नतीजे सामने आएंगे, कोरोना के केस सामने आएंगे, मामले सामने आएंगे, मौतों के आंकड़े सामने आएंगे, तब पता चलेगा कि हकीकत क्या है, इन चुनावों से बीजेपी ने क्या हासिल किया है। ये बात अब पता चलेगी जब लगातार वहां पर कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, बंगाल का आदमी हर जगह पर है, बंगाल का आदमी आपको दिल्ली में भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा। जब बंगाल का आदमी चुनाव में वोट डालकर दिल्ली में आया होगा, तो क्या वो कोरोना लेकर नहीं आया होगा दिल्ली में? ये सबसे बड़ी बात है। दिल्ली में जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, मुंबई में जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, वो क्यों बढ़ रहे हैं? बंगाल का आदमी दिल्ली मुंबई में सब जगह है। तो अगर बंगाल का आदमी चुनाव से दिल्ली और मुंबई में आएगा तो वो अपने साथ कोरोना लेकर आएगा। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं इसको लेकर, आईपीएल का एग्जाम्पल देना चाहता हूं। आईपीएल में पहला मुकाबला रद्द हुआ केकेआर का और बैंगलोर का। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या रही? उसके पीछे छोटी सी गलती रही। छोटी सी गलती क्या रही? कि वरुण चक्रवर्ती जो केकेआर के खिलाड़ी हैं, वो बायो बबल से बाहर निकल गए, अपनी कोहनी को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास चले गए। जब वो बायो बबल से बाहर निकले, डॉक्टर के पास गए, तो वो बायो बबल से बाहर निकलते ही दूसरे माहौल में चले गए। तो कहीं ना कहीं से, और वो अस्पताल में गए हैं, डॉक्टर के संपर्क में आए हैं, किसी मेडिकल स्टाफ के संपर्क में आए होंगे, किसी मेडिकल स्टोर पे दवाई लेने गए होंगे, उनके संपर्क में आए होंगे, किसी अपने यार दोस्त से मिले होंगे, उसके संपर्क में आए होंगे। तो दुनिया भर के लोगों के संपर्क में वो आए, और जब वो वापस अपनी टीम में आए
तो वो क्वारंटीन नहीं हुए। क्वारंटीन नहीं हुए, वो आते ही दिल्ली कैपिटल के खिलाफ मैच खेल लिए। जब वो दिल्ली कैपिटल के खिलाफ मैच खेल लिए तो उनके साथ ही खिलाड़ी संदीप वॉरियर भी और पैट कमिंस की जो जैसी खबरें आ रही है वो भी कोरोना संक्रमित हो गई। तो ये नियम कायदे नहीं तोड़ने चाहिए। उनको आना चाहिए था, उनको आने के बाद उनको क्वारंटीन 7 दिनों के लिए रहना चाहिए था। तब तब ये जो लापरवाही हुई है ना, जो आईपीएल में हुई है, यही लापरवाही बंगाल में भी हुई है। क्योंकि बंगाल में जब लोग चुनाव से आए हैं, वो दिल्ली में भी आए हैं, मुंबई में भी आए, उन्होंने कोरोना फैलाया है। तो सरकार ने इसके लिए क्या तैयारियां की थी, मेरा सबसे बड़ा सवाल सरकार से यही है। दूसरी बात, आज हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। क्या सरकार को पहली वेव में पता नहीं था, जब पहली वेव आई थी कोरोना की, क्या सरकार को इन बातों के बारे में तब पता नहीं था? सरकार को इन बातों के बारे में पता था, लेकिन लापरवाही सबसे बड़ी थी। मैं एमपी का आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। एमपी में बीजेपी की पिछले तीन टर्म से सरकार है, लगभग 15 साल हो गए हैं शिवराज सिंह चौहान को, मामा जी को वहां पर सरकार चलाते हुए। एमपी में आज तक एक भी ऑक्सीजन का प्लांट नहीं है। क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आपकी सरकार 3 टर्म से वहां पर है तो आपके और कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं देश में, तो एमपी सरकार ने क्या किया? एमपी सरकार ने क्यों ऑक्सीजन का प्लांट अभी तक एमपी में नहीं लगाया? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं सरकार को अब इनका सामना करना पड़ेगा। ये सवाल सरकार के सामने आएंगे कि आपने कोरोना को रोकने के लिए क्या कदम उठाए, उन कदमों का क्या फायदा हुआ। आपने चुनाव के लिए देश को कोरोना की भट्टी पर क्यों रख दिया? आपने शमशान के थ्रू वोट लेने की हासिल करी, लोगों को शमशान में पहुंचा दिया, अपने आप चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये फेलियर सरकार का मानना है, और ये फेलियर दिखाई भी दिया। बंगाल में जिस तरह के दावे बीजेपी लगातार कर रही थी, वो खोखले साबित हुए हैं कहीं ना कहीं सभी जगह। तो इसीलिए ये नाराजगी है लोगों की। लोग अब पहले वाला जमाना नहीं है अंशुल। 80 के दशक या 70 के दशक की जब हम बात करते हैं कि लोग इतने अवेयरनेस नहीं थे, लोगों के अंदर जागरूकता नहीं थी, लोग समझ नहीं रखते थे। अब वो जमाना नहीं है। अब नई पीढ़ी है, सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव है। अगर आप छोटी सी गलती करोगे तो दुनिया को पता चल जाएगी कि आपने गलती की है। तो अगर ये बीजेपी की गलती है तो बीजेपी इसको छुपा नहीं सकती। सोशल मीडिया के थ्रू पूरी दुनिया को पता चल जाएगी कि कहां आपने गलती की है, तो आप छुपा नहीं सकते हैं। किसानों की नाराजगी, उसके साथ साथ में अब जिस तरह से आपने कोरोना को लेकर लापरवाही की है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये मेरा मानना है। अभिषेक, एक सवाल और यहाँ पर बनता है कि जो पिछले 6 महीने बीते, यानी कि जब पहली लहर के बाद में जब ये चुनाव के लिए तैयारियां सरकारों ने शुरू की, तो क्या उन 6 महीनों में सरकारों ने, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, क्या आपको तैयारी नहीं कर लेनी चाहिए थी कोरोना से निपटने के लिए? बिल्कुल, आपका सवाल सही है। मैंने वही बताया अंशुल आपको पहले। आपका बिल्कुल जायज सवाल है कि जब आपकी पहली लहर आई थी तब आपको पता था कि दूसरी लहर भी आएगी और तीसरी लहर भी आएगी। अभी भी सरकार, मुझे नहीं लगता कि तीसरी लहर के लिए कोई तैयारी कर रही है, क्योंकि अभी भी कोई ऐसी तैयारियां नहीं है। तीसरी लहर के लिए तैयारियां अभी भी नहीं है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था ऑक्सीजन को लेकर। ऑक्सीजन की कमी नहीं है। ऑक्सीजन तो हिंदुस्तान में बनता है जो पर्याप्त मात्रा है, लेकिन उसके डिस्ट्रीब्यूटरशिप में बड़ी प्रॉब्लम है। सड़कें नहीं है, टैंकर नहीं है दूसरे राज्यों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। ये सबसे बड़ी परेशानियां है। तो सरकार को ये चीजों का पता होना चाहिए था। सरकार को ये चीजें पता होनी चाहिए थी। भाई, सरकार में जो बैठे हैं लोग, उनको पता होना चाहिए था कि भैया अगर दूसरी लहर आएगी तो ऑक्सीजन की कमी होगी, और दूसरी लहर आएगी तो अस्पताल कहाँ से आएंगे, जो जिस तरह के बेड की कमी चल रही है, तो ये चीजें तो पता होनी चाहिए थी। और जो बेड्स हैं, उनके हॉस्पिटल की कमी है, तो उनका पूरा कैसे किया जाए, ये चीजें पहले से सरकार को पता होनी चाहिए थी। और अगर नहीं पता है तो बड़ा, और सबसे बड़ी बात है, एक तो जनता के ऊपर बीमारी की मार, ऊपर से महंगाई की मार, डबल मार है। जो चीजें ऑक्सीजन के, मैं तो कल परसों एक अपने मेरा दोस्त है उससे बात कर रहा था, वो बोल रहा था कि भैया जो चीजें 2200-2300 में मिलती थी, ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर जो मीटर होता है, वो जो आज से पहले वो 2200-2300 को मिलता था, वो 6,500-7,000-8,000 रुपए का मिल रहा है। तो ये ब्लैक मार्केटिंग कहाँ से हो रही है, क्यों हो रही है? सरकार इस पर क्यों पाबंदी नहीं लगा रही है? रेमडेसिविर जो दवाई है, उस दवाई की कितनी कालाबाजारी हो रही है, ये समझ में बात नहीं आ रही है। तो सरकार क्या कदम उठा रही है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है। और अभी भी मुझे नजर नहीं आता कि तीसरी लहर जो आएगी उसके लिए सरकार कोई ठोस कदम उठा रही है। उसके लिए भी अभी कोई ठोस कदम नहीं है अंशुल, ये मैं अभी भी मानो। और पहली, जैसे आपने सवाल पूछा कि पहली लहर के बाद जब पहली बार आया था कोरोना, तो तब क्या था, तो मैं मानता हूं कि पहली लहर के बाद जब अब दूसरी लहर आई है, और दुनिया में भारत इकलौता देश ऐसा है जहां सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं, सबसे ज्यादा मामले हिंदुस्तान में आ रहे हैं दुनिया में आज के दिन में। और मौतों का आंकड़ा लगातार आप देख रहे हैं, शमशान घाट कोई खाली नहीं है पूरे हिंदुस्तान का।
सब भरे पड़े हैं, सब जगह की वीडियो सामने आती है, सब जगह भरे पड़े हैं। हालात बेहद खराब है, बेहद खराब है हॉस्पिटल्स के हालात और शमशान घाट के हालात। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि पहली वेव में सरकार पूरी तरह से फैल रही है, पूरी तरह से फैल रही है। लेकिन अभी भी अगर सरकार तीसरी लहर से बचना चाहती है तो तीसरी लहर से बचाने के लिए आपको अभी से कदम उठाने पड़ेंगे। अभिषेक, एक चीज और भी है यहाँ पर, वैक्सीनेशन को लेकर, यानी कि वैक्सीन को लेकर भी लोग अभी जागरूक नहीं है और सरकार द्वारा ये नहीं समझाया गया मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन आपको लगवाना चाहिए या उससे क्या फायदे होंगे या फिर उससे क्या नुकसान होंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ भी शायद कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये चीज है कि उन्हें पता होना चाहिए था कि वैक्सीन लगवाने के क्या फायदे, और ये नहीं बताया गया लोगों को। यही एक कारण है कि वैक्सीनेशन जो है, अब वो अगर वैक्सीन पहुंचती भी अस्पतालों के अंदर तो लोग जो है वो कम पहुंच रहे हैं। देखिए अंशुल, वैक्सीन को लेकर भी कई तरह की सवाल हैं, मेरे जहन में भी कुछ सवाल आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, सरकार के पास ऐसा कोई रोड मैप नहीं था कि वैक्सीन कब तक हो जाएगी या कितनी मात्रा में देश को मिलेगी। ये रोड मैप सरकार के पास अभी भी नहीं है। जो आधार पूना वाला है वो भारत छोड़ चुके हैं, सभी को पता है, वो लंदन जाकर बस चुके हैं। और उनका लंदन में जाकर एक बयान भी सामने आया है कि भैया वहां पर भारत में बैठे कुछ ताकतवर लोग जबरदस्ती कर रहे हैं कि भैया बनाओ बनाओ बनाओ, कहां से बनाए वैक्सीन। तो उनका जो मानसिक संतुलन है वो भी खो बैठे। वो उनके उनके बयान से पता चल रहा है कि उन पर कितना दबाव भारत में बनाया जा रहा था। उनका बयान सामने आया बाकायदा आधार पूना वाला का। तो और सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट भारत में। तो अगर उसका मालिक ही भारत छोड़कर चला गया हो तो हालात बेहद खराब है, ये आप समझ सकते हैं। नंबर एक। नंबर दो बात यह है कि जब कोरोना आया था तब स्पुतनिक वी जो रूस की वैक्सीन है, तब उसको लेकर सवाल लगातार खड़े हो रहे थे कि भैया उसको भारत उसके साथ करार क्यों नहीं कर रहा है जबकि भारत में नहीं है। तब राहुल गांधी ने भी ये बात कही थी कि भारत सरकार को स्पुतनिक वैक्सीन खरीद लेनी चाहिए। लेकिन तब मोदी सरकार ने उनको कटघरे में खड़ा कर दिया था कि आप तो विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की बात करते हैं। लेकिन आज मोदी सरकार खुद स्पुतनिक को भारत में लाने की बात कर रही है, उनसे करार कर लिया है। तो मुझे समझ में बात नहीं आता कि मोदी सरकार की नीति क्या है। अगर आपको करार करना ही था तो आप तब कर लेते। अगर आप तब करार कर लेते तो लोगों को वैक्सीन स्टार्टिंग में मिल जाती, और अगर लोगों को वैक्सीन स्टार्टिंग में मिल जाती तो इतने मरीज नहीं होते। सीधी सीधी सी बात है। तो अगर आपको करार करना ही था तो आपने तब क्यों नहीं किया? मुझे ये बात समझ में मोदी सरकार की नहीं आई है। अगर आपको स्पुतनिक खरीदनी ही थी तो आप उस वक्त खरीदते जब स्टार्टिंग हुई थी कोरोना की, तो शायद इतने मामले ना आते। दूसरी बात, जो भारत में वैक्सीन है, जो बन रही है, जो लग रही है लोगों को, वो हर किसी को शूट भी नहीं कर रही है अंशुल। मैंने कई मरीज ऐसे देखे हैं जिनको वैक्सीन लगी है और उनको बुखार आ गया है और बुखार के चलते उनकी जान भी चली गई है। ये ऐसे कई मामले मेरी नजर में सामने आए हैं जिनको वैक्सीन लगी और वो नहीं वैक्सीन को शूट कर पाए और उनकी जान चली गई, या फिर उनको बहुत तगड़ा बुखार आया कई दिन तक। तो ये भी है कि अब वैक्सीन शूट क्यों नहीं कर रही है। ये सबसे बड़ी बात है कि किस ब्लड ग्रुप के लोगों को वैक्सीन शूट नहीं कर रही है। क्या सरकार ने इसको लेकर कोई शोध की? क्या कोई जांच की सरकार ने कि किस ब्लड ग्रुप के लोगों को वैक्सीन शूट नहीं कर रही है? कोई नहीं की, कोई जांच नहीं हुई है। और लगातार लोगों के सामने लोगों की शिकायत आ रही है। मैंने गांव देहात तक के लोगों से पूछताछ की है कि भैया क्या हुआ, वैक्सीन का रिजल्ट क्या हुआ है। तो मुझे कई लोग ऐसे मिले हैं जिनको वैक्सीन लगने के बाद बुखार आया है या जिन लोगों की जान भी चली गई है। तो इस मामले में भी सरकार को थोड़ी जांच करनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में अलग अलग ब्लड ग्रुप के लोग हैं। जरूरी नहीं है कि ये जो वैक्सीन है वो सभी ब्लड ग्रुप के लोगों को सूट करे। तो अगर ये किसी पर्टिकुलर एक या दो ब्लड ग्रुप को सूट नहीं कर रही है तो उसको लेकर भी सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए, क्योंकि उनको फिर कौन सी वैक्सीन दी जाए। जिनको ये वैक्सीन सूट नहीं कर रही है उनको वैक्सीन कौन सी दी जाए, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि इस तरह की वैक्सीन अगर आप लगाते रहेंगे और लोगों को सूट नहीं करेगी तो इस तरह के लोग बीमार पड़ते रहेंगे और सही होने की बजाय अपनी जान गंवाते रहेंगे। तो ये भी एक सबसे बड़ी बात है। सरकार कोई कदम नहीं उठा पा रही है, सबसे बड़ी बात यही है। और वैक्सीन को लेकर बात क्या है, हाँ, जो आपने बात बोली कि लोगों के अंदर जागरूकता वैक्सीन को लेकर आनी चाहिए थी, लोगों के अंदर डर है। दरअसल ये बात सच है कि लोगों के अंदर अभी भी डर है वैक्सीन को लेकर कि क्या ये वैक्सीन सही है कि नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही है। और अब जिस तरह के मामले लगातार गांव देहात में सामने आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि लोगों के अंदर इस वैक्सीन को लेकर और भी ज्यादा डर पैदा हो जाएगा, क्योंकि अब जो पहले लोग लगवा रहे थे वो शूट नहीं कर रहे थे या लोगों की जान जा रही है। जितने लोग सुनेंगे वो और भी डर की वजह से इस वैक्सीन को नहीं लगवाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है। तो इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, जागरूकता के लिए क्या कदम उठा रही है, और जिन लोगों को शूट नहीं कर रही है उन लोगों की जांच क्या की जा रही है, नहीं की जा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सरकार इसमें क्या करेगी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कोई इसमें फैसला लिया भी जा रहा है कि कोई, या फिर जांच की भी जा रही है, कोई जांच नहीं हो रही है। तो यहाँ भी फेलियर है सरकार का कहीं ना कहीं।
अभिषेक, एक सवाल और है यहाँ पर कि क्या इन चुनावों को टाला नहीं जा सकता था? यहाँ पर चाहे बंगाल चुनाव हो, चाहे वो असम हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो केरल हो, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, क्या इन जब कोरोना के केसेस जो थे वो पीक पर थे, उसके बाद थोड़ा हम डाउन आए, तो क्या हमें तैयारी करके कोरोना को इजराइल की तरह बाहर निकालने के बाद चुनाव नहीं कर सकते थे? क्या हम चुनाव को टाल देते हाँ तो हमें बिल्कुल, कोई नुकसान होता? बिल्कुल बिल्कुल अंशुल, तुमने सही कहा, चुनाव को टाला जा सकता था और ये बात लगातार सामने आ रही थी। जब बिहार बंगाल चुनाव की बात छोड़िए, जब ये अभी कुंभ हो रहा था, तब भी ये कही गई थी बात कि भैया कुंभ की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है यार? आस्था के सामने आप लोगों को अर्थी पे तो पहुंचा नहीं सकते। अगर आस्था के नाम पर, आस्था के नाम पर आप लोगों को मार थोड़ी सकते हैं। आस्था के नाम पर लोगों की जान थोड़ी ले सकते हैं आप। ये तो सरासर गलत है ना। आस्था अलग चीज है, ठीक है, लोग समझते हैं आस्था को, लेकिन आस्था के नाम पर आप कोरोना की भट्टी में लोगों को झोंक दें, वो भी तो सरासर गलत है। बंगाल के चुनाव टाले जा सकते थे, बिल्कुल टाले जा सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने जल्दबाजी कर दी। बंगाल को जीतने की जो उनकी अति आत्मविश्वास था, उसको लेकर मोदी सरकार कहीं ना कहीं जल्दबाजी कर गई। यूपी के पंचायत चुनाव को लेकर भी ये बातें कही जा रही थी कि जब इतने महीने टाल दिए, 2-3 महीने तो अभी भी यूपी पंचायत चुनाव लेट हुए हैं, होने तो मार्च अप्रैल में थे, लेकिन अब ये 2-3 महीने अगर लेट हो सकते हैं तो 2-3-4 महीने और भी लेट हो सकते थे। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन सरकार को जल्दबाजी थी, सरकार को जल्दबाजी थी। सरकार अगर चाहती तो ये चुनाव लेट हो सकते थे, और अगर चुनाव टल सकते थे तो शायद कुछ मामले कम आते, कुछ बेहतर स्थिति होती। ये मैं अभी भी मानता हूं। और बंगाल चुनाव तो, ये 5 राज्यों के चुनाव तो वास्तव में टाले जाने चाहिए थे। ये तो बात बिल्कुल सही थी कि अगर बंगाल चुनाव, क्योंकि बंगाल से पूरे तमाम हिंदुस्तान में लोग जाते हैं। अगर दिल्ली के मामले बड़े हैं, महाराष्ट्र के मामले बड़े हैं, तो कहीं ना कहीं बंगाल चुनाव का उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। तो अगर बंगाल चुनाव टल जाते तो ये जो आज 2-2.5-3 लाख मामले आ रहे हैं, 4 लाख तक भी भारत के मामले पहुंच गए थे पर डे, तो ये जो आज मामले आ रहे हैं ये कम हो जाते, ये कम हो जाते, और कम होते तो मौतों का आंकड़ा भी जाहिर तौर पर कम होता। तो ये कहीं ना कहीं फेलियर हुआ है। बिल्कुल सही सवाल था आपका, बिल्कुल टाले जा सकते थे। जी हाँ, बिल्कुल। और जिस तरीके से मारामारी मची हुई है, चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर हो, चाहे वो अस्पतालों में बेड को लेकर हो, बहुत सारी समस्याएं जो है वो चल रही हैं, और शायद वो समस्या जो है वो ना होती। एक सवाल और है यहाँ पर, ये सवाल उठता है कि आखिर कुछ गलती जो है सरकारों की तो रही है, सरकार को तो फेलियर है ही, क्योंकि हम बोल रहे हैं कोरोना और राजनीति, यानी कोरोना जो है राजनीति का शिकार तो हुआ ही है, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ गलती जो है वो कहीं ना कहीं लोगों की भी है, आम जनता की भी है, जो मास्क नहीं लगा रही, या फिर जो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रही, या फिर जिन्होंने शादी पार्टियां जो है वो अंधाधुंध लेवल पर कर दी, बिना गिनती के लोग जो वहां पहुंचे। तो क्या लगता है कि इसमें लोगों की भी कुछ गलती है कहीं ना कहीं सरकारों के साथ साथ, और किस हाँ सुधार बिल्कुल, की देखिए जरूरत है बात लोगों सारी को? क्या है ना, देखिए अंशुल, बात 500 या 600 हजार के लगभग केस थे, तब ज्यादा मामले नहीं थे जब पिछली बार लॉकडाउन लगा था। लेकिन 1 साल घर बैठने के बाद लोग परेशान हो गए, नौकरी पेशा खत्म हो गई, बेरोजगारी चरम पर आ गई, काम धंधे लोगों के ठप हो गए, लोग 1 साल घर में बैठने के बाद परेशान हो गए थे। अब दूसरा लॉकडाउन लोग नहीं झेल पाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। और इसी के चलते आप देख भी रहे होंगे कि लॉकडाउन की बात तो की जा रही है, लेकिन वो सख्ती नहीं है, वो सख्ती नहीं है, लोग सड़क पर अभी भी है, क्योंकि सरकार भी जानती है कि अगर आपने लोगों को अब घर में बैठा दिया तो लोग आपके खिलाफ बागी हो जाएंगे, बगावत पर उतर जाएंगे सड़क पर, क्योंकि लोगों के अंदर लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। पिछले 1 साल घर बैठ गए और इस साल भी घर बैठ जाएंगे, लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के साथ साथ बेरोजगारी भी चरम पर है, हालात बेहद खराब है हिंदुस्तान के, ये सभी को पता है। लेकिन लोगों की गलती क्या है मैं मानता हूं बिल्कुल, जैसे कि दिल्ली का एक वीडियो सामने आया था कि मास्क लगाने पर पुलिस से वो महिला भिड़ गई थी। तो ऐसे देखिए कहीं ना कहीं बिल्कुल अगर आपको जान बचानी है अपनी, तो सरकार तो केवल नियम कायदे बना सकती है, नियम कानून बना सकती है, फॉलो करना तो आप ही का काम है, लोगों का ही फॉलो करने का काम है। तो लोगों को जो कोविड के प्रोटोकॉल बने हैं, जो रूल रेगुलेशंस बने हैं कोविड के, तो उनको फॉलो करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। और कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि देखिए मास्क लगाइए, सैनिटाइजर लगाइए, ये जरूरी है, दूरी बनाकर रखिए, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये आप लगाकर रखिए। और जितना बेहतर हो सके अपने घर में रहिए। अगर आप घर, अगर जरूरी है, बेहद जरूरी है, तो आप घर से बाहर निकलिए, वो भी मास्क लगाकर निकलिए बाहर। अगर मास्क लगा नहीं लगा रहे तो भैया आप अपनी जान से खिलवाड़ खुद ही कर रहे हैं, उसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। अगर आप मास्क नहीं लगा रहे हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले एरिया में जा रहे हैं, तो उसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है। सरकार तो केवल नियम कायदे बना सकती है, पालन करना नियम कायदे का तो जनता का ही काम है। तो इसलिए मैं कहता हूं देखिए, सावधानी इस महामारी को रोकने का सबसे बड़ा हथियार है। आपको ना कोई दवाई बचाएगी, ना कोई वैक्सीन बचाएगी, कुछ नहीं बचाएगा।
आपको केवल सावधानी बचाएगी। अगर आप सावधानी रखेंगे तो आप इस महामारी को हरा सकते हैं, वरना आप इस महामारी को नहीं हरा सकते, महामारी आपको हरा देगी। अभिषेक, एक सवाल और है। अभी राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने बोला है कि पूर्ण लॉकडाउन ही अब समाधान है कोरोना के ऊपर पार पाने का। तो क्या कैसे देखते हैं इस ट्वीट को राहुल गांधी के? उन्होंने कहा है कि पूर्ण लॉकडाउन ही समाधान है इस कोरोना के ऊपर पार पाने का, मतलब उससे जीतने का। हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए आज राहुल गांधी, खैर ठीक है, लॉकडाउन की बात कर रहे हैं। पिछली बार राहुल गांधी लॉकडाउन की बात नहीं करते थे, वो बोलते थे कि लॉकडाउन इसका उपाय नहीं है, वो बोलते थे कि लॉकडाउन इसका उपाय नहीं है, कुछ और उपाय निकालना चाहिए। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, राहुल गांधी आज बोल रहे हैं कि लॉकडाउन इसका उपाय है। वो किस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं, क्या उनके दिमाग में बात चल रही होगी, ये अलग बात है, वो चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए हमारा। लेकिन हाँ, अब मुझे लगता है कि एक कठोर नियम कायदे का सरकार को बनाने चाहिए, क्योंकि जिस तरह के मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, हमने पिछले लॉकडाउन के मुकाबले इस लॉकडाउन में हम देख रहे हैं, पिछले लॉकडाउन में संक्रमित लोगों की संख्या ज्यादा थी, मौतों के आंकड़े इतने नहीं थे, लेकिन इस बार मौत के आंकड़े बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। तो अगर जिस तरह से मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उस हिसाब से मेरा मानना है कि बिल्कुल कठोर कायदे कानून बनाने पड़ेंगे अगर सरकार को ये देश कोरोना की भट्टी में जाने से रोकना है, वरना बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी और ये फिसल जाएगा, मामला सारा हाथ से निकल जाएगा। और बिल्कुल लॉकडाउन, मेरा मानना है कि 1 महीने का लॉकडाउन कम से कम, कड़ा कड़ा लॉकडाउन लगाना चाहिए। और उसके साथ साथ में वैक्सीनेशन तेज करना चाहिए, वैक्सीनेशन तेज करना चाहिए गांव देहात तक भी, क्योंकि कोरोना पहुंच चुका है। पहले गांव देहात तक कोरोना नहीं था, लेकिन अब कोरोना गांव देहात तक भी पहुंच चुका है, और वैक्सीनेशन को तेज करना चाहिए। कुछ और कठोर कानून बनाए। दूसरी बात, अस्पताल में ऑक्सीजन की जो लोग मर रहे हैं, बहुत सारी खबरें आ रही है कि ऑक्सीजन के ना होने के चलते लोग मर रहे हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि भैया सरकार से कि ऑक्सीजन जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। और बेड्स का ज्यादा से ज्यादा, देखिए मैं ये मानता हूं कि सरकार का फेलियर कहाँ रहा। सरकार का फेलियर ये रहा कि जब पिछली बार लॉकडाउन लगा था, तब भी बेड्स की कमी थी हिंदुस्तान में, और अब की बार भी बेड्स की कमी है, दूसरी लहर में भी बेड्स की कमी है। तो पहले वाले से सरकार ने क्या सीखा? जब पहले सरकार को पता था, पहले वाली वेव में सरकार को पता था कि बेड्स की कमी हुई है, तो सरकार को यह भी पता होना चाहिए था कि दूसरी वेव्स में भी बेड्स की कमी होगी। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया? और अब ये भी पता है हमें कि तीसरी वेव जब आएगी तब भी बेड्स की कमी होगी। अब सरकार क्या कर रही है उस तीसरी वेव के लिए? तो ये सबसे बड़े सवाल है। ठीक है, राहुल गांधी ने अगर बोला है कि लॉकडाउन एक उपाय है, तो ठीक है, ये बात सरकार को माननी चाहिए। कम से कम इतनी बात तो राहुल गांधी की, मोदी जी को मान ही लेनी चाहिए, मुझे लग रहा है। और लॉकडाउन लगाना चाहिए, मेरा मानना है 1 महीने का लॉकडाउन लगा देना चाहिए। जी हाँ, लॉकडाउन लगना बहुत जरूरी है, और शायद यही हाँ केजरीवाल सरकार ने भी किया है, क्योंकि पहले केजरीवाल सरकार ने मना किया था पिछली बार की, अगर हम बात करें, वो भी इसी के सख्त खिलाफ थे। लेकिन इस बार लॉकडाउन लगाने वाला दिल्ली पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने 3 बार लॉकडाउन को बढ़ा दिया, हफ्ता हफ्ता हाँ और हफ्ता करके 3 हफ्ते का लॉकडाउन जो है दिल्ली में हो गया है। दिल्ली के ऊपर आखिरी हाँ। सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, दिल्ली के ऊपर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली सरकार का तो मैं बड़ी तारीफ करूंगा, दिल्ली सरकार की कोई कमी नहीं मानता हूं मैं। देखिए, दिल्ली के लोग कम हैं, बाहर के लोग, बिहार, बंगाल, यूपी के लोग ज्यादा रहते हैं। अगर जैसे मैं बात अभी यूपी चुनाव में जो पंचायत चुनाव हुए हैं, यूपी पंचायत चुनाव के बाद जब लोग दिल्ली में जाएंगे, तो वो कोरोना नहीं बढ़ाएंगे क्या? वो कोरोना बढ़ाएंगे। बंगाल से जो लोग दिल्ली में आए हैं, वो कोरोना बढ़ाएंगे। और जगह जगह से लोग दिल्ली में आते हैं, तो वो कोरोना बढ़ाते हैं। तो मेरा तो यही बात है कि भैया, दिल्ली सरकार ने तो फिर भी कदम उठाए हैं। मैं दिल्ली सरकार के पास छोड़ा ही क्या है? केंद्र ने कुछ भी तो नहीं छोड़ा है, बस केवल एक उनकी सरकार नाम मात्र के लिए रह गई है। तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं केंद्र का ज्यादा फेलियर है। दिल्ली सरकार ने तो बहुत सही कदम उठाए हैं, मेरा ये मानना है। मैं एक अभी ऑक्सीजन प्लांट है, मैं अभी गांव में गया था, उसके पास एक हापुड़ के पास एक ऑक्सीजन प्लांट है। वहां पे मैं देख रहा था कि दिल्ली पुलिस की 10 गाड़ियां वहां पर लगी हुई थी, और दिल्ली पुलिस ने यूपी के अंदर आकर उस ऑक्सीजन प्लांट को घेरा हुआ है। तो सोचिए, दिल्ली सरकार जब यूपी में ऑक्सीजन प्लांट को घेर सकती है, तो वो कितनी सजग होगी। आप इस बात से खुद अंदाजा लगाइए कि दिल्ली सरकार को पता है कि कहाँ ऑक्सीजन है और कहाँ से हमें ऑक्सीजन लेनी है, और दिल्ली पुलिस ने उस ऑक्सीजन प्लांट को चारों तरफ से घेरा हुआ है कि कहीं कोई और दूसरा आकर उस ऑक्सीजन को ना ले जाए। तो इसीलिए मेरा मानना है कि दिल्ली सरकार तो सही कदम उठा रही है। बेड्स की भी जितनी ज्यादा हो सकती है, देखिए अब दुनिया भर के लोग दिल्ली में रह रहे हैं, तो इतना तो बहुत पूरा नहीं हो सकता, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र को भी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। निखालिस आप दिल्ली सरकार पर ठीकरा नहीं फोड़ सकते। दिल्ली सरकार की मैं इतनी गलती नहीं मानता हूं जितनी केंद्र की गलती है।
उत्तर प्रदेश सरकार तो हाईकोर्ट तक पहुंच गई है अभिषेक। उत्तर प्रदेश सरकार तो हाईकोर्ट तक पहुंच गई है, उसने बोल दिया है कि हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, योगी आदित्यनाथ जी का कहना है। तो इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया अरे देना चाहेंगे? नहीं नहीं नहीं, देखिए हाईकोर्ट ने खुद उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई थी। अभी मैं 20 दिन पहले आपको बात बता रहा हूं, हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए बोला था कि पिछली बार के बाद आपने क्या कदम उठाए ये मुझे बताइए। संज्ञान लिया था हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, और उन्होंने बोला था कि टेम्परेरी अस्पताल बनाइए पार्कों में या फिर जो खाली जगह पड़ी है वहां पर टेम्परेरी अस्पताल बनाने के लिए हाईकोर्ट ने बोला था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। उन्होंने बोला था कि अगर आपके पास स्वास्थ्य कर्मी नहीं है तो संविदा पर रखिए, संविदा पर लोगों को रखिए ताकि स्वास्थ्य कर्मियों की कमी ना हो। तो ये बात तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोली थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बात बोली थी कि सख्त से सख्त उन्होंने बोला था कि यूपी सरकार को कि पंचायत चुनाव में देरी, पंचायत चुनाव को भी मत कराइए। और संज्ञान लिया था इलाहाबाद हाईकोर्ट ने और यूपी सरकार से सवाल पूछे थे। तब उसके कुछ ही घंटे बाद योगी सरकार ने बोल दिया था कि लॉकडाउन हम नहीं लगाएंगे। ये पिछले 15-20 दिन पहली बात है। लेकिन उसके बाद अब योगी सरकार को हो सकता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात सही लगी हो, इसलिए योगी सरकार ये बात बोल रही है। वरना तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 20 दिन पहले संज्ञान लेते हुए इस बात को फटकार लगाई थी यूपी सरकार को कि भैया पिछली बार से आपने क्या सीखा है हमें बताइए। ये चीजें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खुद ही बोली थी। तो अब यूपी सरकार अगर बोले तो ठीक है। नवाब मलिक जो है महाराष्ट्र के मंत्री, वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी को इमरजेंसी लागू कर देनी चाहिए। बिल्कुल अभी तुरंत हाल ही का बयान है। देखिए ये तो एक उनका अलग बयान है। नवाब मलिक अपने बयानों के लिए पहले से ही जाने जाते हैं, वो इसी तरह से उटपटांग बयान देते रहते हैं। इमरजेंसी नहीं, इमरजेंसी तो नहीं करनी चाहिए, वो एक गलत बात है। इमरजेंसी नहीं। हाँ, हर राज्य के जो मुख्यमंत्रियों का भी कुछ दायित्व होता है, वो कुछ अच्छे काम करें और ऑक्सीजन की ये कोशिश करें कि ऑक्सीजन की कमी ना हो उनके राज्यों में। मरीजों को बेड्स मिले, टेम्परेरी तौर पर आप अस्पताल खोल सकते हैं। सभी जगह खुली, सभी राज्यों में खुली खुली जगह मिलेंगी आपको, पार्क मिलेंगे, सब जगह मिलेंगे। तो आप तंबू वाले अस्पताल बना सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेड्स मिल सके। तो और संविदा पर आप, संविदा पर लोग रख सकते हैं। आजकल बेरोजगार लोग बहुत घूम रहे हैं, तो आप उनको रोजगार दे सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा साधन है रोजगार देने का लोगों को। आप उनको स्वास्थ्य कर्मी के तौर पर संविदा पर रख सकते हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं। तो ये कुछ है जो कदम उठा सकती है सभी राज्य सरकारें जहां पर ये मामले बढ़ रहे हैं। तो ये चीजें होनी चाहिए। नवाब मलिक का बयान तो उनको मैं कभी सीरियस नहीं लेता हूँ, नवाब मलिक को। वो हमेशा इस तरह के बयान देते रहते हैं। उनके बयानों को कभी सीरियस लेना भी नहीं चाहिए। इमरजेंसी कैसे देश में लगा सकते हैं, वो तो सभी राज्यों का फेलियर है। जी हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये हमारे सहयोगी अभिषेक थे जिन्होंने हमें बताया और समझाया कि आखिर किस तरीके से जो है कोरोना और राजनीति, जो हमने अपना टॉपिक रखा था कि कोरोना पर राजनीति जो है कैसे हावी हुई और कैसे जनता की थोड़ी गलती रही तो केंद्र की उससे ज्यादा रही, तो राज्यों की किस किस की गलती रही, सब चीजें जो है अभिषेक ने विस्तार से समझाई। हम कोशिश करेंगे कि रोजाना किसी न किसी एक मुद्दे पर अभिषेक के साथ मुलाकात करें, क्योंकि बहुत अच्छे से समझाते हैं और चीजों की परख है और चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी जो है ऐसी समझते रहे और सीखते रहे अभिषेक के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक।